स्वागत करते हैं आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो डिस्कशन में, जहां पे हम स्पीड टेस्ट डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा स्पीड टेस्ट है वो एसटी नंबर 09 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस का है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्री का एग्जाम ओवर हो चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन समय होगा जहां पे हमें अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप कंटिन्यूअसली स्पीड टेस्ट को देते रहें और स्पीड टेस्ट देने के साथ साथ ही हमें अपने टेस्ट की एनालिसिस भी करनी बहुत जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए स्पीड टेस्ट डिस्कशन, जहां पे आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है T20, इसका मतलब ये हुआ कि हम टॉप के 20 क्वेश्चन, अब यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या होने के चांसेस होते हैं या उसे हमें फाइन ट्यून करने की जरूरत होती है, उन क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है। इसके पहले के डिस्कशन में हमने आपको इनइक्वालिटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए या फिर सिलॉक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके बारे में बात करी, जो कि स्पीड टेस्ट नंबर 08 था। तो अब यहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमने चार ऐसे पजल्स को लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 पजल और एक आखिरी का मशीन इनपुट है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मशीन इनपुट हमारे क्लर्क एग्जाम के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप तैयार रहिए हर एक चीज के लिए। और इसीलिए शायद हमने 09 स्पीड टेस्ट में मशीन इनपुट के को 5 क्वेश्चन दिए, क्योंकि 2011 आईबीपीएस क्लर्क के पेपर, जो कि पहली बार आईपीएस क्लर्क ने क्लर्क का पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट के दिए गए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मशीन इनपुट को इंक्लूड किया। सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो अरेंजमेंट की पजल मिलेगी। उसके बाद हमने पजल लिया है जो कि शेड्यूलिंग वीकडेज या सप्ताह के दिनों के बारे में बात करता है, उससे संबंधित एक पजल लिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन पजल है। हम आपको ये बता सकेंगे इन सब चीजों के माध्यम से कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर हम तीसरे की बात करें तो हमने एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट लिया है। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, हालांकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। फिलहाल जो हमने लिया है, क्वेश्चन पिक किया है, उस क्वेश्चन में खास बात यह है कि वहां पे कुछ कंडीशन दी हुई है जो बिल्कुल अलग है बाकी क्वेश्चन से। और आखिरी में आपको, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कि मशीन इनपुट हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो इन सभी सवालों को डिस्कस करने के लिए सीधे हम बढ़ेंगे अपने पहले पजल पे, जो कि अरेंजमेंट की पजल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो आपको पॉज करके पजल को पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने सपोज करिए टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आप पजल पढ़िए और उसको अप्रोच करिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले तो हमें पजल को 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए, या फिर अगर जितना समय आपके पास है उसके मुताबिक हमें 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। और पढ़ने के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमें इस पजल को सॉल्व करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि आपसे ये पजल नहीं हो रही है, तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि आप सॉल्व करते हैं और फिर आपसे बन जाती है तो वो तो अच्छी बात है। अगर लेकिन ऐसा अगर हुआ कि आपसे बीच में पजल अटक गई तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम किल होता है और साथ ही क्वेश्चन का भी नुकसान होता है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि अगर इस पजल के जो पैसेज दिए हुए हैं, उस पैसेज में अगर 50% से ज्यादा कथन जो है वो अगर सकारात्मक है तो निश्चित तौर से आपको उस पजल को अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर नकारात्मक कथनों की संख्या ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो पजल मुश्किल हो जाती है, कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसको लास्ट के लिए रख लें और जब आपके पास समय हो बाकी क्वेश्चन करने के बाद तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। तो फिलहाल इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 7 अलग अलग लोग हैं, PQRST और U, ये अलग अध्यापक हैं और ये अलग अलग कोचिंग संस्था में पढ़ाते हैं, WXY और Z में। और इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, भौतिकी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और इतिहास। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, हमने उसको बहरहाल हाईलाइट भी कर रखा है। आगे देखिए, विषय के नामों का क्रम अध्यापक के नामों के क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि हमें अंडरस्टूड है कि ये पजल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेंगे। अध्यापक जो इतिहास पढ़ाता है वो W कोचिंग संस्था जाता है। T और Z, अब ये सकारात्मक कथन है। T और जो Z कोचिंग संस्था जाता है संस्कृत पढ़ाता है, सकारात्मक कथन। S जो गणित और भौतिकी नहीं पढ़ाता, W कोचिंग संस्था, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिया हुआ है। P उस कोचिंग संस्था जाता है जहां U जाता है, सकारात्मक या पॉजिटिव कथन। जो जीव विज्ञान पढ़ाता है ये भी पॉजिटिव है। Q जो Y कोचिंग संस्था जाता है, गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ये एक तो पॉजिटिव, इसमें साथ साथ नेगेटिव कथन भी दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे,
व्यक्ति जो भौतिकी विज्ञान पढ़ाता है वाई संस्था नहीं जाता है, केवल एक अध्यापक वाई संस्था जाता है। और ये सकारात्मक कथन है। गणित और भौतिकी एक संस्था में नहीं पढ़ा जाता, ये एक नकारात्मक कथन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव डोमिनेटिंग है, ज्यादातर कथन जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए बहुत ही आसानी से बनना चाहिए। मतलब पहले अटेम्प्ट में आप इसको बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखें। तो बहरहाल इसको चलते हैं, पहले देखते हैं कि इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो मुख्य आधार है पजल का, उसे हमें पहले ड्रॉ करना चाहिए। मुख्य आधार कहने का मतलब क्या हुआ? एस टी यू और बी, 2 4 6 और 7। ये ऐसा मुख्य आधार, इनको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे कथन जितने भी पजल में पैसेज में दिए हुए हैं वो सारे के सारे इन्हीं लोगों के गिर्द, इन्हीं लोगों के अराउंड वो घूमते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से संबंधित है। इसलिए बेहतर होता है कि इनको आप अगर हाईलाइट करें या इनको मेंटेन करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि पजल को सॉल्व करने का 2 डिफरेंट मेथड है इस तरीके की पजल को सॉल्व करने का। एक कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, जिसमें बॉक्स बनाते हैं और कॉलम्स बनाते हैं और ऐसी सी लाइनें बनाने के बाद आप टिक मार्क करते हैं या कैंसिल आउट करते हैं, ऐसा होता है। हालांकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभी, इसलिए बेहतर होता है कि उस अप्रोच को आप ना इस्तेमाल करें। आप इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो ये शायद ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, आपको वर्टिकली मेन स्ट्रीम के लोगों को रख लेना है और लेफ्ट साइड में आपको नकारात्मक या नेगेटिव स्टेटमेंट को लिखना है। इंफॉर्मेशन जो कि नकारात्मक होंगी उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो सकारात्मक होंगी उन्हें हम पॉजिटिव साइड में रखेंगे, मतलब दाईं तरफ रखेंगे उसके। ओके, तो सबसे पहले बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है, अध्यापक जो इतिहास पढ़ाता है वो डब्ल्यू कोचिंग संस्था जाता है। अब जो अध्यापक इतिहास पढ़ाता है वो डब्ल्यू जाता है। हमें पता नहीं है कौन सा व्यक्ति इतिहास पढ़ाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डब्ल्यू और इतिहास। इसे कहते हैं मैंडेटरी पेयर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये निश्चित समूह है, ये एक साथ ही रहेंगे जहां पे ही रहेंगे, तो इसलिए इसको मैंडेट, और ये बहुत हेल्प करते हैं कई बार इस तरीके की पजल में। आगे बढ़ेंगे, वो डब्ल्यू कोचिंग संस्था था। अच्छा, टी जो जेड कोचिंग, अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी गई टी के रिगार्डिंग की टी जेड में जाता है। टी कहां जाता है? जेड में जाता है। कोचिंग संस्था जाता है, संस्कृत पढ़ाता है। ओके, टी जो जेड कोचिंग संस्था जाता है वो क्या पढ़ाता है? संस्कृत। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे एक और चीज लिखी हुई थी शायद जो पढ़नी बहुत जरूरी थी, वो ये थी कि कम से कम एक अध्यापक कोचिंग संस्था में जाता है, लेकिन किसी भी संस्था में 2 से अधिक लोग अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते हैं। इसका मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो हो सकता है वो 2 हो सकता है। तो इस तरीके से जो पेयर बनता है वो कहता है कि अगर 4 संस्था हैं तो एक संस्था में 1 हो गया तो बाकी सब में कितने होंगे? 2 2 2, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं, अगला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? पी उस कोचिंग संस्था जाता है जहां यू जाता है। ये तो हमने कर लिया। टी जो जेड कोचिंग संस्था जाता है, संस्कृत पढ़ता है। अच्छा, यहां पे एक और मिस हुआ, एस जो गणित और भौतिकी नहीं पढ़ाता है, डब्ल्यू कोचिंग संस्था जाता है। एस के बारे में एक तो नकारात्मक दिया गया कि वो गणित और भौतिकी नहीं पढ़ाता है, गणित और भौतिकी नहीं पढ़ाता है, वो डब्ल्यू संस्था में जाता है। इसका मतलब एस कहां जाता है? डब्ल्यू में जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। एस कहां जाता है? डब्ल्यू में जाता है। अब एस अगर डब्ल्यू में जाता है और वो गणित भौतिकी में नहीं पढ़ाता, तो अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला कहता है पी उस कोचिंग संस्था को जाता है जहां यू जाता है। ठीक है, आगे कहता है जो जीव विज्ञान पढ़ाता है। अब ये जो कंजंक्शन है ये किसको रेफर करता है, किसके बारे में बात कर रहा है? यू के बारे में। अगर यहां पे और लिखा होता तो शायद वो पी के बारे में बात कर रहा होता, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है तो वो किसके बारे में बात करेगा? दूसरे व्यक्ति के बारे में। पहला पी हुआ और दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? यू हुआ। तो जो जहां लिखा होगा वहां पे वो दूसरे व्यक्ति के बारे में, मतलब अथवा यहां पे यू के बारे में बात करे तो कह रहे यू जीव विज्ञान पढ़ाता है। तो यू के बारे में एक तो इंफॉर्मेशन ये है कि यू जो है वो जीव विज्ञान पढ़ाता है, और दूसरा कह रहा है कि पी उसी कोचिंग संस्था में जाता है जहां पे यू जाता है। तो इसको हम एक अपने तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है। हमने यहां पर स्टार मार्क कर लिया कि ये दोनों का जो कोचिंग संस्था होगा वो सेम होगा। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्यू जो कोचिंग संस्था जाता है गणित और, अच्छा क्यू जो वाई कोचिंग संस्था जाता है गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। क्यू जो वाई पे जाता है, वाई संस्था में जाता है,
वो क्या नहीं पढ़ाता? गणित और अंग्रेजी। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाता है, गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। व्यक्ति जो भौतिकी विज्ञान पढ़ाता है वो वाई संस्था नहीं जाता। इसका मतलब अगर क्यू वाई में जा रहा है तो क्यू क्या नहीं पढ़ाएगा? भौतिकी नहीं पढ़ाएगा। तो क्यू के लिए एक और नेगेटिव आ गया कि वो भौतिकी विज्ञान भी नहीं पढ़ाता है। करेक्ट। अब अगला कथन कहता है केवल एक अध्यापक वाई संस्था जाता है। हमने आपको पहले ही बोला था कि 2 2 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 2 हो सकते हैं और मिनिमम 1, और 7 लोग हैं और 4 संस्थाएं, तो इस हिसाब से 2 2 और 2 और फिर 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्म किया कि वाई में सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वाई में इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा रहा है। ठीक, केवल एक अध्यापक वाई संस्था जाता है। गणित और भौतिकी एक्स संस्था में नहीं पढ़ाया जाता। एक्स जो संस्था है, अब एक्स के बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है कहां पे है एक्स, लेकिन ये कंफर्म है एक्स में कौन कौन सा नहीं पढ़ाया जाएगा? गणित और भौतिकी। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहीं और लिख लेंगे ताकि हमें बार बार पैसेज को नहीं पढ़ना पड़े। ओके, अब आप देखते हैं यहां पे हम सबसे पहले तो इस स्टार वाली प्लेस को फिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जब आप ऐसे किसी भी पजल को सॉल्व करें तो जो डेटा देने के बाद जिस साइड में सबसे ज्यादा चीजें भरी हुई हो, से आप देखो कोचिंग संस्थाओं के नाम सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, 3 बार है और इसमें सब्जेक्ट 2 ही बार भरा हुआ है, तो बेहतर होगा संस्था को पहले भरना स्टार्ट करें। क्लियर? जैसा कि सुडोकू में होता है, जब आप सुडोकू सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उस नंबर को हम पहले फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे W, अब Z और Y है। अब देखिए आपको क्या भरना है, U पे भरेंगे तो Y पे, यहाँ पे P पे भी भर जाएगा कोचिंग संस्था का नाम। अब देखिए सपोज करिए 4 कोचिंग संस्था है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ W, X, Y और Z। सपोज करो W यहाँ पे अगर आप भरते हैं तो P भी W हो जाएगा, तो W U भी है, P भी हो जाएगा, और आपको पता है S भी ऑलरेडी W है, तो W में 3 लोग हो जाएंगे, जबकि बोला गया मैक्सिमम 2 होने चाहिए। इसका मतलब W को हम नहीं रख सकते यहाँ पे, तो हम यहाँ पे W को कैंसिल कर देंगे। ठीक, W कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐसे। अगला देखिए, अगर हम Z को भरने की कोशिश करें, Z ऑलरेडी देखिए T पे है, और अगर U पे भरते हैं तो P पे भी भरेगा, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 जगह पे Z हो जाएगा, कैंसिल हो गया, Z यहां पे नहीं रख सकते। अगला देखिए Y Q पे है, और आपको बोला गया Y जो है एक ही हो सकता है, एक ही व्यक्ति Y संस्था में जाता है, तो Y भी यहां पे नहीं आएगा, तो बचा कौन सा? X बचा। अब जैसे ही X का नाम आया हमारे दिमाग में वो डेटा क्लिक हो गया जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे X हुआ तो इस जगह पे भी X आएगा। अब पता है X में गणित और भौतिकी, X में जो जाएगा वो गणित और भौतिकी नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जीव विज्ञान भरा जा चुका है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखने की नेगेटिव साइड में, लेकिन यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए कि गणित और भौतिकी, मतलब ये हुआ कि P जो है वो गणित और भौतिकी ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इतना फिल करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारा नेगेटिव दिया हुआ है, और कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव रिपीट हो रहे हैं। आप देखो गणित भौतिकी यहां नहीं हो सकता, गणित भौतिकी यहां भी नेगेटिव में दिया हुआ है, गणित भौतिकी यहां पे भी नेगेटिव में दिया हुआ है, और संस्कृत और जीव विज्ञान यहां पे 2 जगह पे ऑलरेडी है। तो 1 2 3 और 4 और ये 5 ऐसे स्थान हैं जो कैंसिल हो गए जहां पे गणित और भौतिकी नहीं होगा। तो बचा 2 ही, सिर्फ एक तो R दिख रहा है और एक आपको दिख रहा होगा V, जहां पे गणित और भौतिकी हो सकता है। हालांकि हमें यहां पे लिखना ऐसे ही चाहिए कि गणित अथवा भौतिकी, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और यहां पे लिखेंगे भौतिकी अथवा गणित। ओके, अब देखिए यहां तक तो फिल हो गया, यहां पे R, अच्छा 1 2 3 4 5 जगह पे ये प्लेस फिल हो गया। अब R और B पे हमें जो संस्था का नाम है वो फिल करना है, तो R पे कौन सा संस्था आएगा? आप देखो R पे हमें पास 2 संस्था बच रहे हैं, एक W और एक Z, क्योंकि W भी एक ही बार फिल किया गया और Z भी एक ही बार फिल किया गया। X ऑलरेडी 2 बार फिल हो चुका है और Y को एक ही बार होना है,
तो अब इसका मतलब डब्ल्यू एक्स दोनों, डब्ल्यू और जेड दोनों से थे, तो डब्ल्यू और जेड, और यहां पे हम लिखेंगे जेड और डब्ल्यू। अच्छा, अब यहीं पे एक और बात देखिए, डब्ल्यू अगर यहां पे हो सकता है और जेड यहां पे, तो यहां बोला गया था डब्ल्यू इतिहास पढ़ाता है, जो डब्ल्यू संस्था में जाता है वो इतिहास पढ़ाता है। तो इस वाले डब्ल्यू की अगर बात करें तो ये वाला डब्ल्यू या तो गणित पढ़ाएगा या भौतिकी पढ़ाएगा, चाहे वो यहां हो या वो यहां पे हो, करेक्ट, वो भौतिकी या गणित पढ़ाएगा। तो ये जो यहां पे एस है, एस डब्ल्यू जाता है, इसका मतलब एस जो है वो क्या पढ़ा रहा होगा, इतिहास। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। अब सब्जेक्ट में एक और जगह बचती है, एक तो ये और एक ये। अब आप नेगेटिव साइड में देखो, सब्जेक्ट के को लेकर कहीं नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है। बोला गया क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो अगर क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा तो यहां पे कौन सा आएगा, गणित, भौतिकी, इतिहास, संस्कृत, जीव विज्ञान, ये सब निकल गए और अंग्रेजी भी निकल गया, तो एक ही सब्जेक्ट बचता है। आप देखो गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत, इतिहास, ये सारे के सारे निकल गए, तो एक ही बचता है, वो है हिंदी। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि क्यू जो होगा वो क्या पढ़ा रहा है, वो हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है। अगला जो बचेगा पी, वो निश्चित तौर पे पी अंग्रेजी पढ़ाएगा। क्लियर। अब इससे संबंधित 5 क्वेश्चन दिए गए थे इस स्पीड टेस्ट में, उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आ गया होगा और उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे अगले पजल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन पजल है वो, इसकी हम बात कर रहे थे। कहने का मतलब इस सेंस में, क्योंकि हम आपको ये बता सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके की पजल को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे होते हैं तो आपकी अप्रोच ही आपको आगे लेके जाती है, और अगर आप एक बेहतर अप्रोच अप्लाई करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं आगे रहेंगे बाकी लोगों से। तो स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे, इसमें कहा गया ABCD और F सप्ताह में एक दिन पढ़ाए जाते हैं, F सप्ताह में एक दिन पढ़ाए जाते हैं, और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। C शुक्रवार को नहीं पढ़ाया जाता, A D के तुरंत बाद पढ़ाया जाएगा, B और F के बीच में 2 दिनों का अंतर होगा, एक दिन अवकाश रहेगा लेकिन वो शनिवार नहीं होना चाहिए, F अवकाश वाले दिन के तुरंत बाद वाले दिन पढ़ाया जाएगा, और अगला कहता है E बुधवार को पढ़ाया जाएगा और ये F के तुरंत बाद नहीं होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी गई है। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ज्यादातर लोग जो करते हैं वो गलती आप नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है। आप क्या करते हैं, डेज को लिख लेते हैं और डेज के साथ ही रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप डेज के साथ डील करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हम यहां पे लिख लें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और आखिरी है रविवार। इसको हमने ऐसे व्यवस्थित कर लिया, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और रविवार, इन डेज को हमने ऐसे व्यवस्थित कर लिया। यहां पे भी नकारात्मक इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड में और सकारात्मक को राइट साइड में हमें रखना चाहिए। अब पहले पढ़ते सी के बारे में, कह रहे सी शुक्रवार को नहीं पढ़ाया जाता है, तो जो तो सी शुक्रवार से रिलेटेड है तो सी यहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट हमने यहां पे इसको व्यवस्थित कर लिया और नेगेटिव साइड में लिख लिया जो कंफर्म डेटा है। अगले कहते हैं ए डी के तुरंत बाद पढ़ाया जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, ए को डी के तुरंत बाद रखना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि ए जो है वो डी कहां पे है, क्योंकि हमें नहीं पता डी किस जगह पे है, करेक्ट। तो ऐसा हम लिख लेंगे। अगला कहते हैं बी और एफ के बीच में 2 दिनों का अंतर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है और ये शायद आपको बहुत सारी चीज क्लियर करेगा और हालांकि कंफ्यूजिंग भी है। कह रहे बी और एफ के बीच में 2, एक तो ऐसा हो सकता है बी 1, 2 और यहां पे एफ हो, ऐसा भी हो सकता है एफ पहले हो और 1 और 2 और यहां पे बी हो, करेक्ट। ये 2 संभावनाएं बनती है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब कहता है एक दिन अवकाश रहेगा लेकिन वो दिन शनिवार नहीं होना चाहिए, शनिवार को ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। एफ अवकाश वाले दिन के तुरंत बाद वाले दिन पढ़ाया जाएगा, एफ जो है
वो अवकाश वाले दिन के तुरंत बाद वाले अगले दिन पढ़ाया जाएगा। तो अवकाश वाला दिन जहां पे भी होगा वो उसके अगले दिन एफ पढ़ाया जाएगा। तो अब यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि एफ से रिलेटेड यहां पे इंफॉर्मेशन है। तो अगर एफ इस तरीके से हुआ तो ऑफ डे कंफर्म है, यहां पे होना चाहिए, ये एक संभावना बनती है, ये एक सीक्वेंस बनता है बी ब्लैंक ऑफ एंड एफ। अगर एफ यहां हुआ तो ऑफ यहां पे होना चाहिए, एक ये भी संभावना बनती है, वो क्या ऑफ एफ दो ब्लैंक और उसके बाद बी होना चाहिए, ये एक सीक्वेंस। मतलब ये हुआ कि हमने अल्टीमेटली ग्रुप्स बनाए और यहां पे ग्रुपिंग करी, एक ये दो पॉसिबल ग्रुप हैं और एक ही ग्रुप बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, ई बुधवार को पढ़ाया जाएगा और वो एफ के तुरंत बाद नहीं आएगा। ई किस दिन है, बुधवार को, ये एक सकारात्मक डेटा है, यहां पे रख दिया, और वो एफ के बाद नहीं आएगा तो एफ यहां पे नेगेटिव साइड पे रख दिया गया। इसका मतलब मंगलवार को एफ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बात। अब ये तो हो गया, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अगर आप यहीं पे डेज के साथ आगे बढ़ते तो शायद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। इसलिए ये ग्रुप जब आप बना लेते हैं तो अब ध्यान रखना क्या है, इस ग्रुप को उठाना है और इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, पैच करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? ऐसा करने पर आपका काम आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें सबसे बड़ा ग्रुप उठाना चाहिए। तो दो ग्रुप, ये एक ही बात है लेकिन पॉसिबिलिटी दो है। तो सबसे पहले इस वाले ग्रुप को उठाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया ऑफ। अब सपोज करो सोमवार को ऑफ हो गया, अगर सोमवार को ऑफ हो गया तो मंगलवार को एफ आना चाहिए उस हिसाब से, जबकि बोला गया एफ मंगलवार को नहीं हो सकता। तो पहला पांच 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऊपर से लेके यहां तक की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, क्योंकि इन 5 को ऐसे ही रखना चाहिए था। अब यहां पे अगर मंगल को हम ऑफ को रख दें तो उस हिसाब से एफ यहां पे होना चाहिए, जबकि आपको पता है ऑलरेडी यहां पे कौन है, ई है। करेक्ट, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे ऑफ रख नहीं सकते तो इससे नीचे 5 जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आप ऑफ रखने की कोशिश करें तो 1 2 3 1 2 3, फिर बी कहां रखेंगे, उसके लिए आपके पास जगह स्पेस नहीं है। इसके बाद आप कहीं पे भी इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बी स्पेस ऑफ एंड एफ, इस 4 को पैच करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं बना तो यही बनना चाहिए, कंफर्म हो गया हमारे पास। तो अब अगर ऑफ बी को आप यहां रख दें, शुरुआत करते हैं पहले 4 स्थान को, पहले 4 यहां से लेके इन 4 स्थानों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप बी को यहां रख दें तो यहां पे ब्लैंक होना चाहिए, यहां ऑफ होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये नहीं हुआ तो इस 4 को लेते हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बी यहां रखिए, फिर ब्लैंक, फिर ऑफ यहां पे रख सकते हैं। बी यहां रख दिया, एक ब्लैंक की जगह पे ई आ गया और यहां पे हमने रखा ऑफ और फिर यहां पे रखा एफ। पॉसिबल हो गया। लेकिन साथ में इसको भी देखना है कि क्या इसको रखना उसके बाद पॉसिबल होगा। देखते हैं, ये 2 स्थान खाली होने चाहिए इसके लिए, और यहां पे आप देखिए 2 शनि और रवि खाली हैं। इसका मतलब यहां पे डी आएगा और इस जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। करेक्ट, ये तो बन गया। अब हमें दिख रहा है सब कुछ बन गया है, तो एक बचता है सी, सी यहां पे आ जाएगा, सी बी ई ऑफ एफ डी ए। करेक्ट, अब आगे भी चेक कर लेते हैं। फर्ज करते हैं हो सकता है आपको यहां पे नहीं मिलता, तो यहां से यहां देखिए, अगर यहां से यहां 4 को रखने की कोशिश करते तो बी यहां आ नहीं सकता था, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ई था। अगर यहां से यहां 4 को रखें तो यहां पे आपको बृहस्पतिवार को अगर आप बी रखते तो यहां पे एक स्पेस आता और इस जगह पे आपको तीसरे नंबर पे ऑफ रखना पड़ता, जबकि बोला गया शनिवार को आप ऑफ नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया कि जो हमने बनाया है बी को यहां से स्टार्ट करके एफ तक यहां पे रखा हमने, वो सबसे सही तरीका है और इसमें हमारा जो पजल है वो क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इस मेथड में कुछ नहीं करना होता, डेटा के कुछ ग्रुप्स आप बनाइए, हो सकता है आपको 2 से ज्यादा ग्रुप मिले, 3 ग्रुप मिले, और उन ग्रुप्स को इसके साथ डेज के साथ पैच करने की कोशिश करिए। आसानी से आपकी पजल जो है इस तरीके की बन जाएगी। वो अब आगे बढ़ेंगे, अगले तरीके के क्वेश्चन को लेने की कोशिश करते हैं, और जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने आपको पहले ही बताया था कि वो सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये रो सेटिंग का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है। और अलग क्या है ये देख सकते हैं आप, 6 बाएं छोर से या तो छठा बैठा हुआ है या फिर दाएं छोर से चौथा बैठा हुआ है। करेक्ट, तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए आपको। एक रो में बैठे हुए नॉर्थ फेसिंग में है,
ज्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, रो के लिए ऐसी ऐसी लाइनें, आप 8 लाइनें बना लेते हैं, या ऐसे एक लाइन बना के ऐसे 8 प्लेसेस डिसाइड कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चीजों में बंध जाएंगे, और जब आप बंध जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा मुश्किलें आने लगती हैं, क्योंकि लिमिटेड डेटा और डेटा भी इनडायरेक्टली दिए गए होते हैं। करेक्ट? तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसको सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे बड़े जो स्टेटमेंट हैं, मतलब ये हुआ एक ऐसा कथन जहां पे स्पेस सबसे ज्यादा, अब स्पेस का मतलब क्या हुआ, जैसे बोला गया ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड राइट का मतलब एक का गैप, स्पेस कितना हुआ, एक का हुआ, और कहीं लिखा हुआ फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, सी इज पर फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, तो यहां पे फोर्थ राइट बोलने का मतलब जो स्पेस हुआ वो कितने का हुआ, 3 का स्पेस हुआ। तो जो सबसे ज्यादा स्पेस क्रिएट करता हो, पहले हमें उसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको पहले देख लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस कथन से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, और रीजन हम आपको बता चुके। चौथा, 2 6 के बाएं चौथा बैठा, 6 यहां बनाया, 1 2 3 4, यहां पे कौन आएगा, 2 आएगा। अब अगले में कह रहा है 6 बाएं छोर से या तो छठा बैठा हुआ है या फिर दाएं छोर से चौथा बैठा हुआ है। 6 बाएं छोर से छठा या फिर दाएं छोर से चौथा, तो बाएं से छठा, तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, इसका मतलब 1 ऐसा होना चाहिए, और अगर दाएं से वो चौथा हुआ तो ऐसे ही होना चाहिए, तो 1 2 3 4। अब ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर दोनों कंडीशन को एक साथ फॉलो कराएंगे तो 9 प्लेस बन गए। इसका मतलब ये आखिरी के 2 प्लेसेस ऑप्शनल हैं, अगर ये वाला बनेगा तो यहां से हट जाएगा, और अगर ये वाला ये बना तो यहां से हट जाएगा। करेक्ट? अब देखिए 2 6 हमारा ड्रॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले कथन को पढ़ते हैं। 3 1 के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, 3 जो है वो 1 के राइट में कितने प्लेस पर है, दूसरा, ये मिल गया। अब आप देखिए अगला कहता है 1 6 का पड़ोसी नहीं है, 1 यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। करेक्ट? अगला कहता है 4 और 5 एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, मतलब ये हुआ कि 4 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई किसी भी एंड पर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 5 और 7 के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब ये अगर 5 यहां हुआ तो 1 का गैप 7 यहां होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है 5 यहां हो, 1 का गैप 7 इस तरफ हो। करेक्ट? 5 और 7 के बीच में एक व्यक्ति का गैप होना चाहिए। 7 दोनों में से किसी भी छोर पर नहीं है, 7 किसी भी छोर पर नहीं है। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इस कथन को हम ध्यान रखेंगे और इस कथन को ध्यान रखेंगे। 1 और 3 को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 1 और 3 को देखें तो 3 स्थान एक साथ आपको खाली मिलना चाहिए। आप देखो 3 स्थान ये खाली मिल रहा है, हालांकि बीच का स्पेस भरा होगा तो भी चलेगा। तो ये 3 मिल रहा है, एक तो ये 3, ये 3 और ये 3, लेकिन इस 3 पे आ नहीं सकता क्योंकि 1 ना तो यहां होगा ना यहां होगा, और ये आखिरी के 3 मिल सकते हैं। अब आप देखिए 1 और 3 के बीच में एक गैप है, तो ऐसा हो सकता है 1 यहां रख दें और 3 यहां रख दें। अब एक पॉसिबिलिटी को हम आपको लेके दिखाते हैं। 2 एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 6 और फिर 1 2 और 3 हमने ये हाईलाइट कर लिया और एक इधर हाईलाइट कर लिया, और इस जगह पे 1 नहीं होगा और इस जगह पे 1 नहीं होगा। अब हमने क्या किया, 1 को रखने की, 1 और 3 को रखने की कोशिश करी। एक बार 1 और 3 को यहां पे रख लेते हैं, यहां मान लेते हैं 1 और इस जगह पे मान लेते हैं 3, और एक पॉसिबिलिटी में हम 1 को यहां रखते हैं और 3 को इस जगह पे रख देते हैं। करेक्ट है? 1 यहां, 3 यहां, और एक बार 1 यहां पे और 3 यहां पे। यही 2 ऐसे प्लेसेस थे जहां पे 1 और 3 रखे जा सकते थे। अगर 1 और 3 यहां रखे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। आप दोनों पॉसिबिलिटी को आगे लेके चलेंगे। आप कहते हैं 4 और 5 टुगेदर होने चाहिए, तो 4 और 5 टुगेदर होना चाहिए, तो या तो यहां हो सकता है ये। अब ये चूंकि अगर 1 यहां पे आप मान लिए तो ये वाला प्लेस यहां पे कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट? तो 4 और 5 जो है यहां पे हो सकते हैं, 4 और 5 यहां पे भी हो सकते हैं। इस वाली सिचुएशन में आपने 1 यहां मांगा, 3 यहां माना, तो 4 और 5 यहां भी हो सकते हैं, और ये दोनों प्लेस हो सकते हैं, ये कैंसिल हो जाए। 4 5 और 4 5 ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख लेते हैं, अगर आप 4 5 यहां पे रखने की कोशिश करें इस जगह पे, तो यहां 4 रख दें, यहां 5 रख दें, या 4 5 यहां रख दें, यहां 4 रख दें। तो अगर 4/5 आप यहां पे करते हैं, 5 4, तो उस सिचुएशन में
5 यहां रखा तो 1 का गैप 7 यहां होना चाहिए, जबकि 7 किसी एंड पर नहीं होगा। 5 यहां रखा, 1 का गैप 7 इस तरफ पॉसिबल नहीं है। अगर 5 यहां रख दिया तो 1 का गैप 7 यहां पे आप रख नहीं पाएंगे और दूसरे साइड पे स्पेस नहीं है, तो उसका मतलब ये 4 5 को हम यहां पे तो नहीं रख सकते, ये कैंसिल हो गया। अब 4 5 के लिए इस ऑप्शन में आपको कहीं और कोई जगह दोनों एक साथ नहीं दिख रही होगी जहां पे आप रख सके। अच्छा, एक और हो सकता है, आप यहां मान लें 4/5 और 4 5 यहां मान लें। अब यहां अगर आप 4 5 मानते तो बोला गया 4 5 जो है वो किसी भी एंड पर नहीं होना चाहिए, तो यहां पे 4 5 को अगर आप रख नहीं सकते, तो ये जो केस है ये कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब आपके पास सिर्फ ये है, 1 यहां आपने रखा, 3 यहां रखा, और ये जो प्लेस है यहां पे चूंकि आपने 1 मान लिया तो इस जगह पे ये प्लेस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4 5 को एक साथ रखना है तो 4/5 5, यहां भी 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब अगर 5 यहां हुआ तो 5 और 7 के बीच में 1 का गैप है, 5 यहां हुआ, 1 का गैप 7 यहां रख नहीं सकते, 5 यहां हुआ, 1 का गैप 7 यहां भी नहीं रख सकते, करेक्ट। तो 4 और 5, इसका मतलब यहां पे 4 होना चाहिए। अब यहां 4 होगा तो 1 का गैप यहां पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कौन आएगा, अब 1 बचता है, वो 8 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ये आपकी सेटिंग बन गई। कहने का मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को आप पैरेलली लेके आगे बढ़ेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पे आते हैं, जहां पे एक अलग किस्म का मशीन इनपुट आपके सामने रहेगा और उसको हम डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हल करना चाहिए। हालांकि इन प्रश्नों के लिए किसी भी तरीके का शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर एक स्टेप से होके गुजरना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहली बात ये नंबर से रिलेटेड है और ये मशीन इनपुट है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब गणितीय चीजों से लेकर है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इन्हीं चीजों से संबंधित है, या आगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो बेसिकली ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। क्लियर। अब ये पता कैसे चलेगा इस तरीके के इनपुट में, आपको इनपुट दिया गया, कुछ चरण उसके दिए गए हैं और फिर फाइनली अंतिम चरण 5वें को बताया गया है। यहां पे देखिए नंबर्स के बाद में यहां पे कुछ वर्ड्स भी अल्फाबेट्स भी दे रखे हैं, इसका मतलब कुछ तो बहुत अलग हो रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले तो देखते हैं नंबर्स के बारे में। अगर देखें तो नंबर्स हर बार चेंज हो रहे हैं, कोई एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसी से स्पष्ट होता है कि यहां पर इस इनपुट में मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा हो सकता है। क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 728 539, 3 डिजिट था, फिर 2 डिजिट हुआ, फिर 4 डिजिट और फिर अल्फाबेट शुरू हो गए। अब देखिए 728 से डायरेक्टली 54 आने का मतलब क्या हुआ, बहुत डाउन हो गया नंबर, तो कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा। अब इसको हमें पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि यहां पे अगर 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 7 जा 8 सते 56 हुआ 56। क्लियर। और 56 में से अगर आप दो ये जो मिड वाला है इसको माइनस कर दें तो आपको मिलेगा 50। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लेस 100वां स्थान और जो यूनिट प्लेस है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और 10th प्लेस 10वें स्थान को वहां से निकाल लिया गया है, ऐसा हुआ है। 5 9 9 5 45 और उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, 45 माइनस 3 42 हुआ, तो उस तरीके से लिखा गया। ऐसे ही यहाँ पे 8 6 और 8 6 48 माइनस 5 43, 6 4 24 माइनस 2 22, 3 9 27 माइनस 4 23, 8 8 64 माइनस 8 56। क्लियर। तो इस तरीके से इसमें पहला स्टेप, इसका मतलब हमें कहीं नोट कर लेना चाहिए कि पहले स्टेप में इनपुट के यूनिट और 10th प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई और फिर 10th प्लेस डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है, पहला स्टेप हो गया। अब पहला स्टेप, जो दूसरा स्टेप है वो पहले से भी रिलेटेड हो सकता है, इनपुट से भी संबंधित हो सकता है डायरेक्ट, या उसके पहले वाले स्टेप से भी संबंधित हो सकता है। हालांकि यहां पे अगर एक नजर में देखें
तो ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर्स दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं। किसके, कैसे पता चला? हम गणित में बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4 का स्क्वायर दिख रहा है 6। यूनिट प्लेस हमने सिर्फ देखा, 4 का स्क्वायर 6 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, और 2 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, 6 के स्क्वायर में 16 होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। तो उसका मतलब क्लियर हो गया कि ये सभी जगह पे स्क्वायर्स कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला, सेकेंड स्टेप मिल गया। अब इससे अगले स्टेप पे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2916 2862। यहाँ पे अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है? आप देखो, अगर एक सी छोटे नंबर से अचानक से बहुत बड़ा नंबर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज हो रही है, और स्क्वायर होना बड़ी चीज है। क्लियर? तो यहां से यहां होने का मतलब स्क्वायर, वो एक और आइडिया हमें देता है। 2916 से 2862 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कुछ कम करने के चांसेस, क्योंकि सारे नंबर्स में अगर आप देखें बहुत माइनर से चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि हो सकता है वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। अब इस नंबर में से ये करेंगे तो ज्यादा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इससे अगर ये मतलब दूसरे स्टेप में से पहले स्टेप को माइनस किया गया, देखो यूनिट डिजिट से देख लो, 6 - 4 2 आना चाहिए, 4 - 2 2 आएगा, 9 - 3 3 आएगा, सॉरी 9 - 3 it will be 6, 9 - 3 6, 4 - 2 2, 9 - 3 6, और 6 - 6 0। तो आपने देखा यूनिट डिजिट से थोड़ा कंफर्मेशन हमें मिल गया कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन चल रहा है। क्लियर? इसके बाद वाली बात, अब तीसरे से चौथे स्टेप पे आए अगर, तो देखें यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए, ये कैसे हुआ होगा? ये सिर्फ एक तरीका है कि किसी डिजिट के प्लेस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 18 किसी डिजिट, यूनिट डिजिट का कोई प्लेस वैल्यू 18 नहीं हो सकता। क्लियर? जैसे आप देखो यहाँ पे 2862, तो ये आर नहीं बना पाएगा, इसका मतलब किसी तरीके से एडिशन या कुछ हो सकता है। तो आप देखो 2 8 10 हुआ, प्लस 6 2 8 हुआ, 10 और 8 कितना हुआ, 18 हुआ। ये आपको करके देखना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो 18 प्लेस वैल्यू किसका होता है, आर का होता है। इसी तरीके से 1 7 8 एंड 2 10 2 12, इसका मतलब 12 इज एल, 1 8 0 6 8 1 9 6 15 15 इज ओ, 6 4 10 + 2 12 इज एल, 5 6 11 दैट इज के, 3 8 11 इज के। और यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए R2I। अब अगला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपके अल्फाबेट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अल्फाबेट्स का उपयोग आ गया आपके मशीन इनपुट में, इसलिए याद रखिए कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता है, या आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर का अपोजिट क्या हुआ, आई, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ का एल होता है, एल का ओ होता है, के का पी और के का पी। कैसे पता चलता है कि अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट का मतलब क्या होता है, जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज को बीच से, जहां पे एम और एन होते हैं उस बीच से अगर आप तोड़ते हैं, तो ऐसे ओवरलैप कराने पर वहां पे ए अपोजिट होगा जेड के, बी होगा वाई के, सी होगा एक्स के, इस तरीके से अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट? तो इनको हम अपोजिट्स कहते हैं। दूसरी बात, ऑपोजिट पता लगाने का एक और तरीका है, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो हमेशा 27 में से माइनस कर दीजिए। जैसे r का अपोजिट पता लगाना है तो 27 - 18, r का प्लेस वैल्यू होता है 18, 27 - 18 दैट इज व्हाट, 9, और 9 होता है i का प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो वहां पे आप ऑपोजिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको अगर वहां पे रिकॉल नहीं हो रहा है या याद नहीं किया आपने कभी उस चीज को, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। RILOOL ऐसा करके, तो ये लास्ट स्टेप बना। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर स्टेप आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, प्रत्येक स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इसमें एक इनपुट दिया हुआ है और उस इनपुट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक इनपुट दिया हुआ है 536, 644, 739, 795, 435 एंड 228। ओके, ये इनपुट दिए गए हैं और इस इनपुट में कुछ नंबर्स हैं। वही प्रोसेस हमें इस्तेमाल करना है जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल में हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे, इसको देखते कैसे। हमें क्या करना है, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस और हंड्रेड प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30 -3 इट विल बी व्हाट, 27। तो ये स्टेप 1 कौन सा हुआ, स्टेप 1 में पहला हुआ 27। 6 4 24 -4 इट विल बी व्हाट, 20। अब 6 × 4 किया आपने
और 24 हुआ, उसमें से 4 माइनस के 20 हो गया। 7 गुणे 9, 7 9 जा होगा 63 माइनस 3 ये हो जाएगा 60। 7 5 जा 35 माइनस 9, 35 माइनस 9 इट विल बी व्हाट 26। ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 35 माइनस 9, 4 5 जा 20 माइनस 3 इट विल बी 17, 17 हो जाएगा। 8 2 जा 16 माइनस 2 तो हो जाएगा 40। ये आपका बना स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 कैसे बनेगा, और बेहतर होगा कि आप इसको सॉल्व करके रख लीजिए। स्टेप 2 हमने आपको बताया था स्क्वायर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैथ्स का रोल कभी भी हमारे रीजनिंग में नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले 27 के स्क्वायर की बात करें, आपको पता होगा 729 होता है 27 का स्क्वायर, 729। 20 के स्क्वायर की बात करें तो आपको पता होगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 हो जाएगा, करेक्ट। 26 का स्क्वायर होगा 676, 676। अगर 17 के स्क्वायर की बात करें जैसे कि वहां पे किया गया था तो 289, 289। और 14 का स्क्वायर होगा 196, करेक्ट। ये बना आपका स्टेप नंबर 2, जहां पे फर्स्ट स्टेप को स्क्वायर करने पे बनाया गया था वहां पे, तो हमने यहां पे भी ऐसा ही किया। अब स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 कैसे सॉल्व होगा। स्टेप 3 में क्या हुआ था कि सेकेंड स्टेप के नंबर से फर्स्ट स्टेप के नंबर को सब्सट्रैक्ट किया गया था। तो 729 में से हम 27 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 702 हो जाएगा। दूसरा 400 माइनस 20 करेंगे तो 380 हो जाएगा, करेक्ट। 3600 माइनस 60 करेंगे तो 3540, करेक्ट, 3540। 676 में से 26 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 650, गॉट इट। आपको पता होगा 650 हो जाएगा। 289 माइनस अगर 17 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 272, 272। और अगर 196 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आएगा 182, कितना आएगा 182 आएगा। तो ये तो आपका तीसरा स्टेप रहा। रही बात चौथे और पांचवें स्टेप की, तो प्लेस वैल्यू निकालना है और अल्फाबेट रखना है। स्टेप 4 हो जाएगा, स्टेप 4 7 2 कितना हुआ 9 हुआ। 9 किसका होता है आई, करेक्ट। 3 8 11 दैट इज के। 5 3 8 4 12, 5 3 8 plus 4 12, 12 is what L। 6 5 0 6 5 11, it is means what K। 7 2 9 plus 2 11, again it is K। 1 8 9 plus 2 11, it is K। And now the last step, step number 5 will be opposite of I, that is R, opposite of K, that is P, opposite of L O, opposite of K P, opposite of K P, and again here will be P। Now you have drawn the steps, now you can solve all these questions given। अब इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें कुछ अलग है। यदि किसी व्यवस्था के चरण 3702, 380, 3540, 653, 272 एंड 181 दिए गए हैं, तो क्या प्रथम चरण को हम निकाल सकते हैं या इनपुट को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा हो यहाँ पे जरूरी नहीं। हम आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। जैसे 644 था, क्लियर, और इसका थर्ड स्टेप बन रहा है 380, गॉट इट। अब अगर इसका थर्ड स्टेप 380 बन रहा है, हो सकता है हम एक नंबर चेंज करके देखते हैं और उसका थर्ड स्टेप अलग बनेगा, क्लियर। 8 हमने रखा और ये रखा 843, सपोज करिए हमने नंबर 843। 8 3 24 और उसमें से 4 माइनस करेंगे 20 आएगा। सेकेंड स्टेप हमें सेम मिला, क्लियर। सेकेंड स्टेप सेम मिला तो ये स्टेप हमें मिल गया 400 मिला तो 380।
इसका मतलब हमने थर्ड स्टेप को यहां से निकाल लिया। लेकिन अब रिवर्स चलते हैं, क्या इनपुट को निकालना हो इसके पहले 400 आएगा, 20 आएगा, लेकिन इसके पहले बताइए 644 भी हो सकता है और 843 भी यहां पर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया गया होगा। और ये रहा हमारा लास्ट जो सेशन था, जिसमें हमने रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फ्रूटफुल और हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेवा करने में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।